विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12वीं यानी कि क्लास 12th सब्जेक्ट आपका जो महत्वपूर्ण विषय है केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र और उसकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट जो आती है उसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। उसमें हम वन शॉट नोट्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में वन शॉट नोट्स लेकर आए हैं। ये जो नोट्स है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो विद्यार्थियों, अब देर ना करते हुए हम चलते हैं वन शॉट नोट्स की तरफ। इसमें हम लोगों ने इस यूनिट का यानी हेलो एल्किन हेलो एरिन का जो कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन है या ऐसी रिएक्शन जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है या बार बार आती है और जो पेपर सेट करते हैं, जो पेपर सेटर होते हैं, उनके लिए भी ये रिएक्शन बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम चल रहे उस हेलो एरिन और हेलो एल्किन के वन शॉट नोट्स को डिस्कस करने की तरफ। उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, हम आ गए यहां पर। सबसे पहले रिएक्शन आपको मैं स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, डार्जन रिएक्शन। अब आप लोग बहुत सारे सोचेंगे कि सर ये नाम ही पहली बार हमने सुना है। तो नाम जो आपने पहली बार सुना है पर रिएक्शन बड़ी महत्वपूर्ण है। रिएक्शन डार्जन रिएक्शन क्या कह रही है आपको पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। डार्जन अभिक्रिया में अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 यानी कि थायोनाइल क्लोराइड के साथ पिरिडिन की उपस्थिति में की जाती है तो अल्कोहल एल्काइल क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। इन द डार्जन रिएक्शन अल्कोहल इज रिएक्ट विद SOCl2 यानी कि थायोनाइल क्लोराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। किसकी प्रेजेंस में हो रही? पिरिडिन की प्रेजेंस में। एंड अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू एल्काइल क्लोराइड। तो ध्यान रखना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अल्कोहल एल्काइल हैलाइड में या एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस रिएक्शन को हम समझने की कोशिश करते क्या किया, ये रिएक्शन क्या कह रही है। तो हमने लिया ROH। ROH मतलब मैंने ले लिया C2H5OH, क्लियर। और इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया SOCl2 के साथ यानी थायोनाइल क्लोराइड के साथ। इसका रिएक्शन हो गया इसकी पिरिडिन की उपस्थिति में। तो यहां पर कन्वर्ट होगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। याद रखना, इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया भी बोलते हैं और डार्जन रिएक्शन के साथ में कभी कभी आ जाता है कि अल्कोहल का कन्वर्ट एल्काइल हैलाइड में करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो आपको इस्तेमाल करना है थायोनाइल क्लोराइड। तो ये हमारी पहली रिएक्शन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं बोर्ड से थोड़ी देर के लिए हट गया हूं, इस रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को रोक के देख लीजिए। अब मैं चलता हूं सेकंड रिएक्शन की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है जिसका नाम है स्वाट रिएक्शन। अब स्वाट रिएक्शन के पास आ गया हूं। स्वाट रिएक्शन एक हेलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया है, ध्यान रखना, इट इज अ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जिसमें एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से एल्काइल फ्लोराइड बनाया जाता है। ध्यान रखना, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल फ्लोराइड से एल्काइल, ध्यान रखना इसके अंदर क्या करता है, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड से एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन किया जाता है। इसके लिए सिल्वर फ्लोराइड जैसे मेटेलिक फ्लोराइड का इस्तेमाल भी किया जाता है। कभी कभी एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या फिर क्लोरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे स्वाट एजेंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन की जगह ले लेता है। तो हम इस रिएक्शन को समझते हैं किसको? स्वाट रिएक्शन को। तो एक बात याद रखिएगा, स्वाट रिएक्शन इज ए हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें हेलोजन आपस में एक्सचेंज होते हैं और इसमें एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने यहां पर लिया CH3Br, इसका रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ हुआ तो ये Br के प्लेस पर कौन आ जाएगा? फ्लोरीन आ जाएगा और इस फ्लोरीन के प्लेस पर कौन आ जाएगा? Br आ जाएगा। तो आप देखो CH3F और AgBr का फॉर्मेशन हो गया।
इस रिएक्शन को हम लोग स्वाट रिएक्शन कहते हैं। तीसरी रिएक्शन की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं जिसका नाम है फिंकलेस्टीन रिएक्शन। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है इस यूनिट में, इसको भी अच्छे से आप लोगों को करना है। फिंकलेस्टीन रिएक्शन क्या है? तो एक SN2 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का SN2 टाइप है। इसमें एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में की जाती है, तो एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखना, विशेषकर फिंकलेस्टीन रिएक्शन किसके काम में आती है? तो एल्काइल आयोडाइड बनाने के काम में आती है। और स्पेशल फीचर क्या है? तो इसमें ध्यान रखना कि CH3CH2Br का रिएक्शन NaI के साथ हुआ तो इस Br के प्लेस पर आ जाएगा I और इस I के प्लेस पर आ जाएगा Br। तो इस तरीके से CH3CH2I और NaBr का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग फिंकलेस्टीन रिएक्शन कहते हैं। अगली रिएक्शन में लेकर आ रहा हूं, चौथी रिएक्शन जिसका नाम है हुंस-डिकर रिएक्शन। हुंस-डिकर रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट यानी RCOAG की रिएक्शन ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ में की जाती है। तो जब ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ की जाएगी तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे, यहां पर आप देखोगे CH3CH2COOAG का रिएक्शन Br2 के साथ हुआ यानी ब्रोमीन के साथ हुआ, तो एक तो आपका बाय प्रोडक्ट जाएगा AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड आपका बाहर निकल गया। क्या निकल गया? सिल्वर ब्रोमाइड निकल गया। यहां से CO2 बाहर चला जाता है तो प्लस CO2 चला गया और CH3CH2 के साथ यहां से एक Br आ जाता है, तो आपका मेन प्रोडक्ट बना CH3CH2Br यानी एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन के नाम से जानते हैं? हुंस-डिकर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला रिएक्शन है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जिंक मेटल के साथ में रिएक्ट किया जाता है तो एल्केन में कन्वर्ट होता है, तो एल्काइल हैलाइड एल्केन में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे, इस रिएक्शन को हम समझ लेते हैं क्या आखिरकार रिएक्शन क्या कहना चाह रही है। तो फिंकलेस्टीन रिएक्शन में आपने यहां पर लिया है 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5Br लिया है और इसका रिएक्शन Zn के साथ हुआ है, तो यहां पर आपका बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस ZnBr का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को फिंकलेस्टीन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फिंकलेस्टीन रिएक्शन कहते हैं। अगला रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एक ऑर्गेनिक कपलिंग रिएक्शन है यानी कि कार्बनिक युग्मन अभिक्रिया है जिसमें दो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। किसके साथ में? सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक्सिमेट्रिक एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यह रिएक्शन कार्बन चेन को इंक्रीज करने के काम में आती है, कार्बन श्रृंखला को बढ़ाने वाली रिएक्शन कही जाती है। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन को कहा जाता है। वुड्स रिएक्शन की रिएक्शन को भी हम समझ लेते हैं। यहां पर हमने लिया CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3 यानी CH3Br CH3Br के दो मॉलिक्यूल लिए, उसका रिएक्शन Na के साथ हुआ तो फॉर्मेशन हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और इसे हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसको तो आप लोगों को करना ही है अच्छे से। आगे चलते सेडमेयर रिएक्शन। सेडमेयर अभिक्रिया में बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का रिएक्शन CuCl या CuBr के साथ होता है तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो देखिए हमने यहां पर क्या लिया? बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड लिया। ये क्या है? बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन हमने यहां पर CuCl या HCl के साथ रिएक्शन किया तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया? क्लोरोबेंजीन का, और N2 गैस बाहर चला गया। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हमने बोला सेडमेयर रिएक्शन। आगे देखें, यदि यहां पर हमने N2Cl लिया और रिएक्शन CuBr प्लस HBr के साथ किया तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इस रिएक्टेंट को बदलने पे ही रिएक्शन बदल जाती है यानी प्रोडक्ट बदल जाता है। अगली रिएक्शन है आठवीं रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन अभिक्रिया में बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जो है वो किसके साथ? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन के साथ किया जाता है। तो देखिएगा यहां पर हम ले रहे बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन CuCl Cu प्लस HCl के साथ, Cu प्लस HBr के साथ होता है। यदि HCl के साथ होगा तो क्लोरोबेंजीन, Br के साथ होगा तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, ये जो ग्रुप है डायजो ग्रुप ये यहां से रिप्लेस हो जाता है और Cl या Br ग्रुप नया वहां पर आ जाता है। नेक्स्ट है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ में सोडियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो देखो यहां पर हमने लिया क्लोरोबेंजीन लिया प्लस CH3Cl Na और ड्राई ईथर, तो क्या होगा? यहां पर आप देखेंगे जब रिएक्शन देखेंगे तो ये सोडियम के दो मॉलिक्यूल लेते हैं
तो एक Cl और 2Na चला गया, तो आपका बाय प्रोडक्ट बन गया 2NaCl। और इस Cl की पोजीशन पर ये जो CH3 है यहां चला जाता है, तो यहां पर क्या बन गया, ये बन गया है टोलुइन का फॉर्मेशन हो जाता है। याद रखना, टोलुइन बन जाता है इस रिएक्शन में। इसको क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, वुड्स फिटिक रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन आएगी 10वीं रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल की रिएक्शन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल के साथ होती है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, इस रिएक्शन को यहां पर देखो, ये आसानी समझ में आएगी। क्लोरोबेंजीन का एक मॉलिक्यूल, क्लोरोबेंजीन का दूसरा मॉलिक्यूल, और इसकी रिएक्शन Na के साथ हुई तो 2NaCl बाहर चला गया, ठीक है, माइनस क्या हो गया 2NaCl, और दोनों रिंग आपस में क्या होगी, कपल्ड हो गई, जुड़ गई, ये क्या बन गया, डाइफेनिल बन गया या बाइफेनिल बन जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग फिटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। 11th रिएक्शन जो बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है उसका नाम है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन में देखें तो आपको करना क्या होगा, तो ये जनरली रिएक्शन जो होती है वो आयोडोबेंजीन वाला मामले में सेट होती है। तो इसमें देखें कि यहां पर आप देखेंगे कि उल्मान रिएक्शन में आयोडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिए, उनका रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ हुआ। ध्यान रखना, आयोडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल का रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ हुई। फिटिक रिएक्शन के जैसी रिएक्शन है, बस यहां पर आयोडोबेंजीन का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर जो माइनस होगा वो क्या हो गया, 2CuI हो गया, क्लियर है, और बाइफेनिल या डाइफेनिल का फॉर्मेशन हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो DDT। अगला जो हमारा टॉपिक है DDT, ठीक है, यहां पर हेडिंग है क्या, नहीं है, 11वां, जो 12वां DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन क्लोरल के साथ, किसकी बात करें विद्यार्थियों, DDT की बात कर, ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, हमारी DDT की बात हो रही है, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, DDT। तो DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन के 2 अणु की अभिक्रिया क्लोरल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में की जाती है, तो DDT का फॉर्मेशन होता है। DDT का पूरा नाम पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। And it is synthesized by reaction of the 2 molecule of chlorobenzene with chloral in the presence of sulfuric acid। ठीक है, क्या बनेगा, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन बनता है, जिसको DDT बोलते हैं। अब इस रिएक्शन को समझ लेते हैं हम लोग। देखो यहां पर हमने लिया ये मॉलिक्यूल क्लोरल का है, CCl3CHO, और एक क्लोरोबेंजीन है, तो यहां पर क्या होगा, एक Cl और एक O। सॉरी गलत हो गया है ना, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। यहां पर क्या होगा, एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन करने की कोशिश करता हूं। देखो रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज आ गया, देखो होगा क्या, यहां पर है Cl, यहां पर है Cl, यहां पर है H, यहां पर H, तो ये H2O बाहर चला गया, ध्यान रखना H2O बाहर चला गया, माइनस H2 हो गया। ये क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल, अब इसकी बॉन्डिंग सीधे इस CH के साथ हो जाती, ध्यान रखना ये CH के साथ होगी, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, DDT का। इसका नाम है पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये जरूर याद रखिएगा। DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, एक हेलोजन कार्बनिक यौगिक है जो एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक की तरह काम करता है। यह अपने शक्तिशाली कीटनाशक गुण के साथ भी जाना जाता है। DDT is a dichloro diphenyl trichloroethane is a halogenated organic compound, especially of organochloro insecticide. It is known for the potent insecticide property as well as in the pesticide in the environment. 12वें नंबर पर जो आपको अच्छे से याद रखना उसका नाम है मार्कोनिकॉफ का रूल। अब क्या है, एल्किन में प्रोटिक एसिड यानी HBr का योग से बनने वाले प्रमुख उत्पाद को ज्ञात किया जाता है। जब प्रोपीन यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर HBr का एडिशन होता है तो हाइड्रोजन एटम जो होता है वो मैक्सिमम हाइड्रोजन, अधिक हाइड्रोजन परमाणु वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और नेगेटिव पार्ट यानी कि हेलोजन जो लेस नंबर ऑफ कार्बन है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी को यह नियम ये बताता है कि प्रोपीन में यदि HBr का एडिशन होगा तो रिएक्शन में हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन वाले कार्बन परमाणु से अटैच होता है और Br 1 हाइड्रोजन वाले कार्बन परमाणु से अटैच हो जाता है। अब 2 ब्रोमो 2 प्रोपेन बनता है। यहां पर समझिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल को समझने की कोशिश करते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ हमारे पास कंपाउंड है। अब मैंने HBr का एडिशन कराया तो देखो HBr का कराया तो जहां पर हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है वहां पर कौन जाएगा, Br जाएगा, और जहां पर हाइड्रोजन पहले से ही वहां हाइड्रोजन चला जाएगा। एक और रिएक्शन बता देता हूं,
मैंने लिखा यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस मैंने एडिशन करवाया HBr का। तो Br क्या करेगा, Br जहां पर हाइड्रोजन का नंबर पहले से ही कम है, जहां कम है वहां क्या हो जाएगा Br, और जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा वहां कौन गया, हाइड्रोजन गया। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, यहां पर आ जाएगा Br सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या कहलाएगा, मार्कोनी का प्रोडक्ट कहलाता है। इसके अपोजिट बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट। अगला जो रूल है हमारा वही एंटी मार्कोनी का रूल, इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी कहते हैं। जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एसिमेट्रिक एल्कीन पर HBr का एडिशन होता है तो ब्रोमीन, अभी जो हमने कहा ना, उसका अपोजिट जाता है, यानी कि जहां पर हाइड्रोजन थोड़े से ज्यादा है वहां पर उसका शिफ्टिंग हो जाता है। यह क्या मार्कोनी का रूल का क्या होता है, अपोजिट होता है, इसलिए एंटी मार्कोनी का रूल के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे यहां समझने की कोशिश करें हम लोग सॉरी, यहां देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH HBr, यदि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही, पेरोक्साइड मतलब एग्जाम में आपके H2O2 भी लिखा सकता है, तो यहां पर यदि Br, इस कार्बन पर Br आ रहा है तो पेरोक्साइड इफेक्ट, सॉरी नो पेरोक्साइड इफेक्ट, यानी कि मार्कोनिकॉफ का नियम होगा, इसका मार्कोनिकॉफ का नियम, और ये क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम होगा। तो यहां पर क्या हुआ कि Br कहां पर चला गया, इस कार्बन पर, और हाइड्रोजन कहां चला गया, इस कार्बन पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल, यानी मार्कोनिकॉफ रूल से जस्ट अपोजिट होता है, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 14 एलिमिनेशन रिएक्शन या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें हेलो एल्केन के पास वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन परमाणु वहां से रिप्लेस हो जाता है और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन की खास बात यह कि यह रिएक्शन एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है, ध्यान रखना, यह रिएक्शन एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। कौन सी, डीहाइड्रोलोजिनेशन। इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बीटा हाइड्रोजन को हटाने के लिए अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब ध्यान रखना अल्कोहलिक KOH है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, डेफिनेटली वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो हम यहां पर एक रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिया CH3 CH2Cl, ठीक है, इसका रिएक्शन KOH के साथ हुआ, तो ध्यान रखना यहां से K और Cl चला गया, क्लियर है, यहां से एक H गया, यहां से एक OH गया, तो ये आपका H2 बन गया, KCl चला गया, तो इस CH2 और इस CH2 के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हेलोजन भी निकल रहा है, इसलिए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से Br जा रहा है अल्फा कार्बन से, और बीटा से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, तो यहां से HBr चला गया, किसके साथ, K और OH के साथ गया, तो यहां पर इनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। बात करते हैं सेडजेफ का रूल। सेडजेफ का नियम में भविष्यवाणी करता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जिसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो अधिक सब्स्टिट्यूट एल्कीन होता है, यानी वह एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन से अधिक एल्किल समूह जुड़े होते हैं, क्योंकि आमतौर पर अधिक स्टेबल होता है। सेडजेफ रूल इज प्रिडिक्ट दैट द एलिमिनेशन रिएक्शन such as a dehydrogenation the main product is the more substitute alkenes, that is the alkene with more alkyl groups attached to the double bond carbon because it is a generally more stable। संक्षिप्त में हम कहें तो हाइड्रोजन परमाणु उस बीटा कार्बन से अलग होता है जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे स्थिर उच्च प्रतिस्थापी एल्केन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द बीटा कार्बन दैट हैज द favored hydrogens resulting in the most stable highly substituted alkene as the main product। तो देखिए यहां पर हमने लिखा CH3 CH2 CHBr 2 ब्रोमोब्यूटेन लिखा। अब इसका रिएक्शन हमने अल्कोहलिक KOH के साथ किया, तो देखो यहां से Br निकलेगा, यहां से K निकलेगा, तो ये बन गया KBr, ठीक है, यहां से H निकलेगा, यहां से निकलेगा OH, तो ये माइनस हो गया H2O। तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया, तो ये आपका 2 ब्यूटीन बना, और यहाँ पे CH3 यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो ये 1 ब्यूटीन बना, तो 2 ब्यूटीन ज्यादा मोर स्टेबल होगा और ये सेडजेफ रूल को फॉलो करेगा। नेक्स्ट 16 पॉइंट, हेलो एरिन में इलेक्ट्रोफिलिक्स एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहली रिएक्शन है इसमें हेलोजिनेशन रिएक्शन आपको पढ़ना पड़ेगी, ठीक है। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान रखना FeCl3 FeBr की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन Cl2 के साथ हुई तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा या 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बन जाता है। नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ होगा तो 1
माइनर और मेजर प्रोडक्ट ध्यान रखना, पेरा बनेगा, पेरा पर NO2 आ जाएगा या ऑर्थो पर NO2 आ जाएगा। सल्फोनेशन की बात करो, सल्फोनेशन महत्वपूर्ण रिएक्शन में पढ़ लेना इसको भी। तो इसमें क्या होगा, H2SO4 का रिएक्शन होगा तो SO3H या तो अल्फा पर आएगा या सॉरी ऑर्थो पे आएगा या फिर पेरा पर। उसके बाद आता है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl का रिएक्शन होगा या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पेरा पर जुड़ता है। उसके बाद फिडेलक्राफ्ट एसिडिकल रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट में क्या होगा, CH3COCl का रिएक्शन होगा, तो ये या तो एसिडोफिनॉन ये वाला बनेगा ऑर्थो वाला या पेरा वाला एसिडोफिनॉन बनेगा। तो ये पांचों रिएक्शन आपको करना है। बात आती है SN1 और SN2 रिएक्शन की। SN1 और SN2 रिएक्शन हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगी, इनका डिफरेंस भी पढ़ना पड़ेगा और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ना पड़ेगा। SN रिएक्शन कौन सी रहती है, तो SN1 रिएक्शन जो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, ध्यान रखना। इसमें पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और दूसरी में मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पढ़ लिया CH3 भी आ रहा ना, तो इसमें क्या होता है, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बन गया, दूसरे स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन का रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ होगा तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है। ध्यान रखिएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx होती है। अब SN2 रिएक्शन में क्या होती है, ये एक स्टेप में कंप्लीट होती है, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को बायोमोलिकुलर रिएक्शंस कहते हैं। तो देखिए बायोमोलिकुलर में हुआ, तो आपके पास ये CH3Cl है, बैक साइड से OH ने टिक किया, तो टिक किया तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनी, तो यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ साथ चल रही है और इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। ठीक है, रेट इक्वल टू ये हो जाती है। अब मैं एक रिएक्शन की तरफ चल रहा हूं, यहां पे कुछ रिएक्शन दे रहा हूं। अब इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ हुआ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन सब रिएक्शनों को आप गौर से देख लीजिए। 6 रिएक्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही, इन 6 ही रिएक्शन के हम प्रोडक्ट बना के देखते हैं। इन 6 रिएक्शन को आपको अच्छे से करके जाना है, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, नहीं लिखिए लिखिए तो चलो मैं चलता हूं यहां पर। अब पहली रिएक्शन, यदि मैं इस साइक्लोहेक्सेनॉल का रिएक्शन SOCl2 के साथ करूंगा तो ध्यान रखिएगा यहां पर इस OH की पोजीशन पर कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा और यहां से OSO2 प्लस HCl चला जाएगा। यदि मैं इस CH2NH2 का रिएक्शन Br2 के साथ करूंगा तो Br इस वाले कार्बन पर जाकर Br जुड़ जाएगा और माइनस HBr हो जाएगा। यदि CH2OH का रिएक्शन HCl के साथ करूंगा तो यहां से OH जाएगा, ध्यान रखना कौन जाएगा, OH, H जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, H2O और इसकी जगह Cl जाके जुड़ जाएगा। अगला रिएक्शन, यदि मैं HI का रिएक्शन कराऊंगा तो आयोडीन यहां पर आकर जुड़ जाता है, देखो आयोडीन जुड़ गया, ध्यान रखना। अगला रिएक्शन आपको दिख रहा है CH3CH2Br का रिएक्शन Na के साथ होगा, तो यहां पर ये फिंगलस्टीन रिएक्शन वाली बात हुई थी हमारी, वो वाली रिएक्शन आ गई है ना, और ये Br2 के साथ हुई, तो ध्यान रखना है डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होगा और Br2 इस वाली पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा। एक और कन्वर्जन आपको दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देख लीजिए इस प्रश्न को, स्क्रीन से हट रहा हूं या तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इनके सभी प्रोडक्ट को हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। पहली रिएक्शन 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्या होगा, फिंगलस्टीन रिएक्शन है पहली वाली, ध्यान रखना कौन सी रिएक्शन है, फिंगलस्टीन रिएक्शन है। तो पहली में तो यही हुआ, यहां I आ गया, यहां Na आ गया। अब ये क्या लिखा, KOH डिहाइड्रोजनेशन लिखा, मतलब यहां से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, दिख रहा है आप लोगों को। इस रिएक्शन में आप देखेंगे तो यहां से Br जाएगा और उसकी जगह OH आ जाएगा, क्योंकि रिएक्शन हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाटर की प्रेजेंस में हो रहा है और NaOH इसलिए। इसमें KCl का रिएक्शन हुआ तो इस Br की जगह कौन आ जाएगा, Cn आ जाएगा, देखो Cn आ गया। इस रिएक्शन में देखें तो ये दोनों आपस में कपल्ड हो जाएंगे, फिनोलेट बन जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस के नाम से आना था, ईथर बनता है। अगली रिएक्शन SOCl2 के साथ रिएक्शन होगी तो 1 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पेरोक्साइड इफेक्ट अभी हमने पढ़ा, तो पेरोक्साइड में क्या होगा कि यहां पर इसको गौर से देखें तो यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा Br, इस तरीके से पेरोक्साइड बन गया। मार्कोनी का इसका जस्ट अपोजिट, यहां पर आ जाएगा Br, यहां पर आ जाएगा H। ठीक, इस तरीके से रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद व्हाट हैपेंड दैट में कुछ चलते हैं। एन ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ किया जाता है, पहला। दूसरा, ब्रोमोबेंजीन को डाइक्लोरो ईथर की मौजूद में मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया जाता है। क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस किया जाता है। एथिल क्लोराइड को एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन की जाती है। मेथाइल ब्रोमाइड को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है। मिथाइल क्लोराइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन आप देख लीजिए। जो मैंने आपको कहा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन KOH के साथ हुआ, एल्कोहलिक, ये बना। दूसरा रिएक्शन ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हुआ, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। इसमें NaOH का रिएक्शन होगा एक्वस मीडियम में तो फिनॉल बन जाएगा। यहाँ पर इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन KOH के साथ हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ तो एथिल अल्कोहल बन गया। इस रिएक्शन में ये वुड्स रिएक्शन हो गई और ये लास्ट वाली रिएक्शन आप देखेंगे तो इसमें साइनाइड ग्रुप आके जुड़ जाता है। अब इस प्रश्न को जरूर कर लीजिएगा। एक और प्रश्न है, फ्रियॉन 12 DDT
कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के आप यूजेस लिखिएगा। तो इसके यूजेस जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में यूजेस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेऑन क्या है? इसे डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन भी कहा जाता है। इसका मेन प्रोडक्ट ये, एक तो इसका यूज रिफ्रिजरेंट के रूप में होता है, ध्यान रखना, प्रशीतक के रूप में, और दूसरा एरोसोल प्रोपोलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। तीसरा, प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। डीडीटी का इस्तेमाल कहां पर होता है? तो डीडीटी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। मलेरिया को कंट्रोल करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और टाइफाइड को कंट्रोल करने में भी किया जाता है। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट, फायर एक्सटेंजर के रूप में इस्तेमाल होता है और शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के रूप में भी इस्तेमाल होता है। क्लोरोफॉर्म, इसका इस्तेमाल एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में किया जाता है और इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में भी होता है इसका इस्तेमाल, और फ्रेऑन 2,2 के फॉर्मेशन में भी होता है। आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों के फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल होता है और लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हम लोगों ने यहां पर वन शॉट नोट्स को हमने अभी डिस्कस किया। कौन सी यूनिट है? तो हेलो एल्किन हेलो एरिन की। तो विद्यार्थियों, आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। एक और खास बात ये कि यदि आप केमिस्ट्री के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 51 रुपए में इंग्लिश मीडियम के नोट्स और हिंदी मीडियम के नोट्स आपको आपके मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड लर्न पर अवेलेबल होंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वहां से आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन स्पीड लर्न भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।